अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा। बात करने लगा हूँ डिपेंडेंट वीज़ा यूके के वाले से। वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फ़िल करते हैं, क्या फ़ीस है। तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म का तो ट्यूटोरियल बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको गाइड दे दूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो इसमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। आपने अगर डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आप यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा हैं, तो डिपेंडेंट में आपके आ जाते हैं पार्टनर, मींस आपका स्पाउस। अगर वाइफ स्टूडेंट वीज़ा पे है तो उसका स्पाउस हस्बैंड डिपेंडेंट है और उसके बच्चे। और अगर हस्बैंड स्टूडेंट वीज़ा पे है तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे एज अ डिपेंडेंट होते हैं। इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर अमाउंट रिक्वायर्ड है। अगर आपकी वाइफ अप्लाई कर रही है तो उसके लिए, अगर आपका एक बेटा है या दो बेटे हैं, जितने भी बच्चे हैं बेटियाँ हैं, तो इंडिविजुअल उनकी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। फॉर वन पर्सन आपको जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगी पर मंथ शो जो करनी है आपने। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आपका स्टे विद इन द लंदन है तो 845 पाउंड्स पर मंथ आपको शो करना है। और कितने मंथ की अमाउंट शो करनी है? अप टू 9 मंथ्स उधर लिखा होता है वेबसाइट पे। तो उसको राउंड करके हम 10 मंथ्स की सेफ एंड पे रखते हैं कि 10 मंथ्स की अमाउंट शो करके बैंक स्टेटमेंट शो की जाए। अगर आपकी वाइफ है और आपका बच्चा है तो यानी कि दो लोगों की इतनी स्टेटमेंट शो करनी है। 845 इंटू 2 कर लें, दो लोग हैं तो उतनी स्टेटमेंट आपने शो करनी है। अगर आउटसाइड द यूके लंदन है उसके लिए अमाउंट है 680 पाउंड्स अ मंथ। तो 10 मंथ्स के लिए वो अमाउंट बनती है 6800 पाउंड। तो राउंड फिगर करके 7000 सेफ एंड पे रख के फिर उसका जो भी कन्वर्जन रेट है पाक रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में आपने करना है, तो वो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। उसके अलावा स्पाउस के लिए मैरिज सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड होगा और आईडी एंड पासपोर्ट आपने, ज़ाहिरी बात है जब शादी के बाद हस्बैंड के नाम पे वाइफ का हो जाता है तो वो आपने लाजमी करवाना है। टीबी टेस्ट, अगर तो आप मोर देन 6 मंथ्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो टीबी टेस्ट मस्ट आपने करवा के वो शो करवाना होता है। एफआरसी होता है, और जो भी स्पाउस यहाँ पर है, हस्बैंड है या वाइफ है, उसका बीआरपी रिक्वायर्ड होगा। और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर योर चाइल्ड तो उसका एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट में आपने बस ये शो करना होता है, क्योंकि अगर अंडर 18 है चाइल्ड तो उसका जो ख़र्चा होगा उसमें एफिडेविट में आपने लिखना होता है वाइफ का जो भी बैंक स्टेटमेंट शो करा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइफ अगर अपने बैंक अकाउंट से स्टेटमेंट शो करवा रही है तो एफिडेविट लिखेगी कि मेरा बेटा जो है मेरी कस्टडी में नहीं, कस्टडी में तो दोनों की आएगा। ये भी एफिडेविट में लिखना है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की कस्टडी में है, दोनों इसकी टेक केयर करेंगे। और जो स्टेटमेंट है उसकी, वो जिस के अकाउंट की स्टेटमेंट है वो कहेगी, अगर हस्बैंड के अकाउंट की स्टेटमेंट है तो हस्बैंड कहेगा कि इसका ख़र्चा मेरे ज़िम्मे है। और अगर वाइफ की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लग रही है तो उसमें आप वो लिखेगी कि इसका ख़र्चा मैं बियर करूँगी, और उसकी अमाउंट आपने उस बैंक अकाउंट में शो करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना होता है वेबसाइट पे जाके। एप्लीकेशन फ़ॉर्म की मैं ट्यूटोरियल अभी आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा हेल्थ सरचार्ज फ़ीस पे करनी होती है आपने। हेल्थ सरचार्ज फ़ीस 1 ईयर की होती है 624 पाउंड्स अ मंथ। नहीं सॉरी, फॉर अ ईयर। तो अगर आप 2 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 साल का होता नहीं वैसे, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो वो उसको मल्टीप्लाई 2 कर दें। और इसमें एक ये बेनिफिट है, अगर आपका ट्रैवल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ और मेरा स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने में 6 मंथ्स रह गए हैं, तो जो मेरा डिपेंडेंट होगा, मेरी वाइफ या मेरा जो चाइल्ड है, उसकी आईएचएस फ़ीस एप्लीकेबल नहीं होगी। ये एप्लीकेबल तब भी होती है जब आप ट्रैवल कर रहे हो मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। तो मेरा ये मशवरा भी यही है कि जो यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल जो हस्बैंड यहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो वो अपनी वाइफ को साथ ना लेकर आएँ। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसिस, बट रिकमेंडेड यही है कि यहाँ आके आप अपने सर्कमस्टांसिस देख लें, यहाँ के हालात देख लें। आफ्टर 6 मंथ यहाँ पे सेटिंग करने के बाद अपने स्पाउस का, स्पेशली अगर आप वाइफ को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो आफ्टर 6 मंथ्स जो है ना उसको अप्लाई करें। लेकिन अगर वाइफ स्टूडेंट वीज़ा पे है और हस्बैंड डिपेंडेंट है, तो डेफ़िनेटली उनको तो साथ आना पड़ेगा, क्योंकि वुमेन्स को ज़्यादा सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। तो लेकिन अगर मेल एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो वाइफ को साथ ना लाएं, ख़र्चा बहुत होता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत हार्ड लाइफ होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडी। तो चीज़ों को पहले समझ लें, फिर आफ्टर 6 मंथ जब चीज़ें समझ आएँ, अलग अकोमोडेशन लें, फिर ये चीज़ें करें तो बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद आपने वीज़ा फ़ी पे करनी होती है, वो है £490। वीज़ा फ़ी के बाद आपने अपना बायोमेट्रिक के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, और ये सारा प्रोसीजर है। इसके बाद अभी मैं आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना सिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बायोमेट्रिक कैसे करते हैं उसका बताता हूँ। तो चलिए अभी एप्लीकेशन फ़ॉर्म की तरफ चलते हैं, फिर मैं नेक्स्ट आपको बायोमेट्रिक के वाले से गाइड करूँगा। आपने गूगल पे लिखना है डिपेंडेंट वीज़ा यूके। जो पहला लिंक gov.uk का आएगा स्टूडेंट वीज़ा का, वो आपने ओपन करना है। स्टूडेंट वीज़ा में योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन में आपने ये सारी डिटेल पढ़ लेनी है। इसमें सारी डिटेल है, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, हाउ मच डू यू मनी सपोर्ट देम सेल्फ, ये मैंने आपको बता दिया है, या आपने अपनी डिटेल पढ़नी है पढ़ लें। फिर अप्लाई आउटसाइड द यूके में जाके अप्लाई ऑनलाइन एज योर पार्टनर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर योर स्पाउस। तो वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये यूके में आता है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने डू यू हैव अ करंट ईयू पासपोर्ट, नो, सेलेक्ट करके कंटिन्यू। इसके बाद कंफर्म योर वीज़ा टाइप, आप अप्लाई कर रहे हैं पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा PBS इंक्लूडिंग स्टूडेंट। सो ये सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर देना है। सेलेक्ट कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक, आपने कंट्री जहाँ पे अपना बायोमेट्रिक देने जाना है वो कंट्री सेलेक्ट करना है आपने। मैंने पाकिस्तान में करना था, पाकिस्तान सेलेक्ट करके नेक्स्ट। इसमें वो बता देंगे लोकेशन पाकिस्तान में आपने कहाँ पर करना है, तो वो आप लोकेशन पहले आइडेंटिफाई कर लें। फाइंड ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ढूंढ लें। मुझे पता था मैंने लाहौर में करना है, तो मैंने आई हैव आइडेंटिफाइड करके नेक्स्ट कर दिया था। इसके बाद डिपेंडेंट पार्टनर वीज़ा, इसमें यूज़ दिस फॉर्म टू अप्लाई बिफोर यू स्टार्ट योर, ये सारी डिटेल आपने पढ़नी है तो पढ़ लें। यू नीड टू चेक दिस, अप्लाई नाउ। इसमें आके आपने रजिस्टर्ड एंड ईमेल करना होता है। अपना पहले ईमेल आईडी आप यहाँ पर दे दें, जो भी आपने जिसमें अपनी कोरस्पोंडिंग करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। अपना पासवर्ड लगाएं, यानी कि नया अकाउंट ही बनाना है, पासवर्ड लगाना है यहाँ पे, और रीटाइप योर पासवर्ड और सेव। यहाँ पर आके आपने पर्सन यू आर अप्लाइंग और ज्वाइनिंग, क्योंकि वाइफ ने मुझे करना है ज्वाइन तो मैंने अपनी डिटेल दी, सेविंग एंड कंटिन्यू। मेरी नेशनैलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ वो मैंने दी, अपनी सारी डिटेल वो आपने दे देनी है। मेरा इमिग्रेशन स्टेटस स्टूडेंट का है तो वो मैंने सेलेक्ट किया है, और उसके नीचे ये सारे नंबर्स हैं। आई हैव, इसमें मैंने सेलेक्ट करना है VAF नंबर। ये नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। VAF नंबर अपने पासपोर्ट जो वीज़ा लगता है, एंट्री वीज़ा स्टिकर, उस पर लिखा होता है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया यस आई हैव देयर VAF नंबर, वो मैंने वीज़ा के स्टिकर पे जो नंबर था वो करके कंटिन्यू। उमैर अब्दुल एप्लीकेशन स्टेटस स्टूडेंट वीज़ा मेरा है ऑलरेडी। स्पॉन्सर नंबर, यहाँ पर जो कन्फर्मेशन जो कैश लेटर होता है ना, उसका स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर होता है हर यूनिवर्सिटी का, वो आपने लेके उधर लिख देना है। फिर यूनिवर्सिटी की आपने डिटेल लिख देनी है यहाँ पर आके, और यूनिवर्सिटी में जो कोर्स का आपका लेवल है वो ये लिखा है लेवल ऑफ स्टडी, वो आपने यहाँ पर ला के सिलेक्ट कर लेना है। SCQF11 मेरा कोर्स का वो है। ये कैश पे इंफॉर्मेशन सारी लिखी होती है, और उसमें आपने कैश में कोर्स की स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये जितनी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं ये आपके कैश पे लिखी होगी, ये आपने दे देनी है। यूनिवर्सिटी का एड्रेस मांग रहे हैं, वो ये भी कैश पे लिखा हुआ है, ये आपने अपना यूनिवर्सिटी का एड्रेस यहाँ पे दे देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। फिर इसको
ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके कैश पे होगी, आपने पढ़ते रहना। कैश का नंबर अब वो मांग रहे हैं, ये कैश के लेटर पे मेरा नंबर लिखा हुआ था, वो कॉपी करके यहाँ पर आपने नंबर अपना दे देना है यूनिवर्सिटी के कैश पे। स्टूडेंट लोन कोई लिया हुआ है, नो सेव एंड कंटिन्यू। कोई फाइनेंशियल स्पॉन्सर है, नो सेव एंड कंटिन्यू। फिर जो जो आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो एक दफ़ा रिपीट होंगे, वो आपने रीचेक करके पढ़ के कंटिन्यू कर देना है। फिर आपने वो एक ईमेल अपना मांगेंगे जिससे आपने अपनी कम्युनिकेशन करनी है। अगर कोई और ईमेल है वो मैंने वो दे दिया था, कॉन्टैक्ट किस ईमेल के थ्रू करना है। फिर इसी तरह जो फॉर्म फिल करते रहेंगे, बाकी इजी चीज़ें हैं। एविडेंस शोइंग द रिक्वायर्ड मेंटेनेंस फंड, आपने जो स्टेटमेंट शो करनी है उसके बैंक की डिटेल, किस बैंक की आप स्टेटमेंट शो करेंगे उसकी डिटेल दे देनी है यहाँ पे, और सेव एंड कंटिन्यू कर देना। इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने जो बहुत इजी थी वो मैंने स्किप की हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐड मोर एविडेंस ऑफ मेंटेन फंड, डू यू नीड मोर एविडेंस, नो, ये सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है आपने। इसमें डॉक्यूमेंट्स, अब जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपने शो करने हैं ये वो बता रहे हैं। आपने पासपोर्ट अपना लेके जाना है, लाइक मेरे स्पाउस का ये अप्लाई हो रहा है तो उसने अपना पासपोर्ट चेक करना है। अदर डॉक्यूमेंट्स में स्टेटमेंट और बैंक की बिल्डिंग, जो भी आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है वो। अदर डॉक्यूमेंट्स में एक है एविडेंस ऑफ उमैर अब्दुल हई परमिशन, मींस मेरा BRP या मेरा वीज़ा स्टिकर, दोनों ये चीज़ें लगेंगी। प्रूफ ऑफ उमैर अब्दुल हई मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कंपलसरी हैं, तो वो डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट आपको शो कर रहे हैं कि क्या क्या लगेगा। फॉर्म फिलिंग काफ़ी लेंथी होती है, मैंने जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। बाकी आपने अपना कैश लेटर सामने रखना है, वो जो जो रिक्वायर्ड करेंगे। कैश लेटर पे आपके यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप का नंबर, कैश नंबर, कोर्स एंड स्टार्ट डेट, वो सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। बाकी ये सारा आपने करके कंटिन्यू, ये सारा आपने पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ये सारी चीज़ें, अपलोडिंग कॉपीज़ ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स योर सेल्फ थ्रू और कमर्शियल पार्टनर्स अ वेबसाइट फ्री ऑफ चार्ज। TB टेस्ट आपने अपना रिक्वायर्ड होगा। TB टेस्ट रिक्वायर्ड होता है अगर आपने 6 मंथ से ज़्यादा ट्रैवल करना हो, अगर 6 मंथ से कम है तो TB टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड होता। फिर ये सारे वो क्वेश्चंस के आंसर वो आएंगे, आपने ये सारा कंफर्म एंड अंडरस्टैंड करके डिक्लेरेशन फॉर्म फिल पढ़ के आई एग्री कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन मैं एज अ हस्बैंड अप्लाई कर रहा था उसके बिहाफ पे, तो यहाँ पे मैंने वो ऐड करके कंटिन्यू कर दिया। बाकी अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, फॉर्म फिल सारा हो गया। IHS इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज आपने पे करना है। ये सिर्फ कैलकुलेट होती है आपके ट्रैवलिंग पे कि आपका वीज़ा जहाँ पर आप जिसको ज्वाइन कर रहे हैं उसका वीज़ा कितना रह गया है और आपने कितने अरसे में ट्रैवल करना है, ये सारी कैलकुलेशन होती है। वैसे जो 1 ईयर चार्जेस होते हैं ना, 624 पाउंड होते हैं पर ईयर के हेल्थ सरचार्ज होते हैं। लेकिन अगर आप 6 मंथ्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो ये एप्लीकेबल नहीं होते। मेरा वीज़ा एक्सपायर होने में 6 महीने रह गए थे, तब मैंने अप्लाई किया है, तो मैंने अपनी डिटेल्स इनको दी, तो उसके मुताबिक मुझे IHS फ़ीस कुछ भी नहीं देनी पड़ी। अगर 6 महीने से ज़्यादा होता तो फिर मुझे पूरे ईयर की हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़नी थी। अब जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं IHS को मज़ीद रिक्वायर्ड होती हैं कुछ चीज़ें, तो वो मेरे क्वेश्चंस कुछ मिसिंग्स थे, तो वो IHS वालों ने को मैंने दोबारा से डिटेल दी, कोर्स स्टार्ट डेट, एंड डेट, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह की चीज़ें उन्होंने दोबारा पूछी हैं IHS वाले फॉर्म पे। तो ये फिल करके जो जो क्वेश्चन मिसिंग होंगे वो आपने इनको दे के सेव एंड कंटिन्यू करना है। और ये वीज़ा एक्सपायरी डेट क्या थी, ये चीज़ें मेरी मिसिंग थी कुछ, वो दोबारा से पूछ रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपने इनको देनी हैं, फिर वो आपकी कैलकुलेशन कर लेंगे कि वीज़ा कितना रह गया एक्सपायर होने में, ट्रैवलिंग में कितना टाइम है, फिर वो आपको अमाउंट बता देंगे कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट फॉर IHS। जब ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे, स्टूडेंट वीज़े पे था मैं, पासपोर्ट का नंबर देना था यहाँ पे,
सेव एंड कंटिन्यू करके दिस डिटेल आर करेक्ट डिक्लेरेशन आई एग्री कर लेंगे। अब आपको वो शो करेंगे कि आपने कितने पैसे पे करने हैं। ये देखें पेमेंट समरी ज़ीरो, क्योंकि 6 मंथ रह गए थे मेरे वीज़ा एक्सपायर में और तो ज़रूरत नहीं पड़ी IHS फ़ीस पे करने की। ये पार्ट कंप्लीट हो गया, IHS फ़ीस भी पे हो गई। ये IHS का रेफरेंस नंबर है, ये आपको ईमेल भी आ जाएगा जो आपने ईमेल रजिस्टर्ड किया। इसके बाद कंटिन्यू टू योर एप्लीकेशन अगेन। इसके बाद आपने BRP जो जहाँ से कलेक्ट करना है उसका नियरेस्ट पोस्ट कोड लिख दें, वो आपको बता देंगे कि मेरे यहाँ से कलेक्ट करना है और वो आपको उसका नियरेस्ट पोस्ट कोड बता देंगे। सेव एंड कंटिन्यू आप पेमेंट पे आ जाते हैं। IHS की फ़ीस भी हो गई, अब वीज़े की फ़ीस देनी है आपने। कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे यहाँ पर आके आपने सेविंग करके अपनी कार्ड की डिटेल देनी है जो भी है और पेमेंट को आपने पे कर देना है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वीज़ा, मास्टर कार्ड के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपने करना है। मैंने भी पेमेंट कर दी, OTP आया था और ये पेमेंट हो गई। पेमेंट पेंडिंग, पेमेंट सक्सेसफुल। प्रिंट कर लेना है अपने एविडेंस के तौर पे। सेव एंड कंटिन्यू, ये सारी डिटेल थी, इतना सा काम था। ये थोड़ा सी इसमें चीज़ें मैंने स्किप भी की हैं, वो बहुत इजी थी। वो आपने जैसे जैसे फॉर्म में जो जो रिक्वायर्ड होगा वो आपने करते रहना है। फिर उसके बाद मैंडेटरी एक्शन है डाउनलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट में आपने देखना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। चेक रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको TB टेस्ट रिक्वायर्ड है तो वो देना है कि नहीं। 6 मंथ से कम अगर ट्रैवल है तो TB टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड। प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक, योर एप्लीकेशन में नोट भी सक्सेसफुल। बायोमेट्रिक के लिए आपने VFS ग्लोबल जो पार्टनर है UK गवर्नमेंट का, वहाँ पर जाके आपने अपना वो कर लेना है। आपको मेल्स आई होंगी, ये आपने मेल्स चेक करनी है। और ये आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन पे हो गई है, फ़ीस पे हो गई है, IHS फ़ीस पे हो गई है, ये मेल की कंफर्मेशन है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ जी। तो जब ये मेल्स आपने पढ़ ली होंगी, मेल्स के बाद जो है ना आपने VFS ग्लोबल जो UK की ऑफिशियल पार्टनर है कंपनी, इसकी वेबसाइट पे जाके, उसका मैं ट्यूटोरियल नहीं बना सका, वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, उसकी वेबसाइट पे जाके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको GWF नंबर रिक्वायर्ड होता है और जो रजिस्टर्ड ईमेल होता है वहाँ पर आपने वो एंटर करना होता है। वहाँ जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अपॉइंटमेंट बुक 2 तरीके की होती हैं, एक प्रायोरिटी बेस्ड होती है, एक स्टैंडर्ड होती है। स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट फ्री होती है। अपॉइंटमेंट में भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। स्टैंडर्ड एक वीज़ा प्रोसेसिंग वे है जिसमें एक नॉर्मल वे से प्रोसीजर चलेगा। प्रायोरिटी बेस में आपकी फ़ीस मेरे ख्याल से 80,000 या 1 लाख के करीब है, वो पे करते हैं। उसमें आपका प्रोसेस जल्दी करते हैं वीज़ा। अपॉइंटमेंट 2 तरह की होती हैं। एक ये तो मैंने आपको वीज़ा प्रोसेसिंग का प्रोसीजर बताया, एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्रायोरिटी बेस होता है। बट अपॉइंटमेंट में आके फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्री अपॉइंटमेंट है वो आपको हो सकता है डिले मिले, लेट 10-15 दिन का वक्फा आ जाए। और उसी में एक ऑप्शंस भी आता है ये भी कि आप पे करके फ़ौरन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें, लेकिन वो सिर्फ अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है, प्रायोरिटी बेस्ड वीज़ा फ़ाइल नहीं होता। तो प्रायोरिटी बेस पे मैं तो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने जितने जानने वाले देखे हैं वो 1-1 लाख रुपए उन्होंने फ़ीस दी है और उनका डिसीजन भी 10 दिन में आया और मैंने स्टैंडर्ड बेस पे किया हुआ था, मेरा डिसीजन भी 10 दिन में आ गया है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर बहुत ही कोई इमरजेंसी है फिर तो प्रायोरिटी बेस पे बनता भी है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वेबसाइट पे जाके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जो भी आपको फिजिबल होगी वो आपने करके वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट डेट देंगे उस डेट पे जाना है आपने। अपनी बायोमेट्रिक करवानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करवाने हैं। यहाँ पर एक और बात, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं और अपने 3500 आपने कैसे सेव करने हैं। वो डिटेल अब यहाँ पर तो नहीं शेयर कर रहा, वो वीडियो देख लें, काफ़ी आसानी होगी और आपके पैसे उसमें भी बचेंगे। तो अभी तक की वीडियो के लिए इतना ही था, काफ़ी डिटेल्ड और कोशिश की मैंने बताने की। फॉर्म फिलिंग में मैंने काफ़ी चीज़ें स्किप की थी
फॉर्म फिलिंग में, क्योंकि वो पर्सनल डिटेल्स थी सारी, वो आपके पास डेफ़िनेटली होंगी, वो इतनी उसमें इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। फॉर्म फिलिंग के वक्त आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने स्पाउस का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस स्पाउस के पेरेंट्स का आईडी कार्ड, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपने अपने पास रखनी है। अपना कैश लेटर आपने अपने पास रखना है ताकि आपको फॉर्म फिल करते वक्त जो है ना प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।